हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल पे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 1। आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 1 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं भाग 1 कहता क्या है। भाग 1 कहता है कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत और उसके राज्यों के बारे में भाग 1 हमें बताता है, जो कि अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर के 4 तक में दिया गया है। जो कि अनुच्छेद संख्या 1 से 4 तक में दिया गया है। आज हम लोग इसे समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि इंडिया यानी भारत। अब देखिए अनुच्छेद 1 में ही हमारे भारत के दोनों नामों की चर्चा की गई है, यानी इंडिया और भारत, इन दोनों नामों की चर्चा हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में ही की गई है। अब आगे देखते हैं। आगे कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, यानी हमारा जो भारत है वह राज्यों का एक यूनियन होगा। हमारा जो भारत है वह राज्यों का एक यूनियन होगा, यानी इसके जो राज्य होंगे, भारत के अंदर जो राज्य होंगे, ये किसी समझौते के तहत नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि यह एक भारत के अंदर ही प्रशासनिक सुविधा के आधार पर इन्हें बांटा गया है। अब देखिए दो तरह के देश होते हैं, एक होता है फेडरेशन और एक होता है यूनियन। दोनों का हिंदी सेम होता है संघ, दोनों का हिंदी एक ही होता है संघ, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है। देखिए अंतर क्या है। फेडरेशन क्या होता है कि कई सारे राज्य, जहाँ फेडरेशन में कई सारे राज्य आपस में समझौता करके एक देश का निर्माण करते हैं। फेडरेशन में कई सारे राज्य आपस में समझौता करके एक देश का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए अमेरिका। अमेरिका एक फेडरेशन है, अमेरिका एक फेडरेशन है, वहाँ टोटल 50 राज्य हैं। इन 50 राज्यों के साथ समझौता करके अमेरिका का गठन किया गया है। इन 50 राज्यों में देखिएगा तो यहाँ का 50 राज्यों का झंडा अलग अलग है, इन 50 राज्यों की नागरिकताएं अलग अलग है, इन 50 राज्यों का संविधान अलग अलग है। लेकिन यूनियन में क्या होता है, यूनियन में एक देश है, इसी को प्रशासनिक सुविधा के आधार पर में कई राज्यों में बांटा गया है ताकि प्रशासन चलाने में सुविधा हो, इसलिए इसे कई राज्यों में बांटा जाता है, ना कि ये सभी राज्य मिल करके देश का निर्माण करते हैं। फेडरेशन में होता है कई सारे राज्य मिल करके आपस में समझौता करके एक देश का निर्माण करते हैं, लेकिन यूनियन में होता है कि एक देश को ही कई राज्यों में हमने बांटा है ताकि प्रशासन चलाने में सुविधा हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसी अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। अब ये क्या है पहली अनुसूची। देखिए यहाँ तो भाग अनुच्छेद 1 में हमें यहाँ तो बता दिया गया कि हमारा जो भारत है वह राज्यों का एक संघ है, हमारा भारत जो है वह राज्यों का एक संघ है। अब लेकिन इसमें कितने राज्य हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए कहता है कि अनुसूची 1 में जा करके देखिए। अब अनुसूची 1 में क्या दिया गया है, तो अनुसूची 1 में दिया गया है हमारे सभी राज्यों के नाम, उनके क्षेत्रफल, उनकी सीमाएं कहाँ कहाँ तक, ये सब पहली अनुसूची में बताया गया है। आगे देखते हैं। आगे कहता है कि 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे हमारे भारत में। कहता है कि हमारे भारत में 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे। कौन कौन से क्षेत्र होंगे, तो स्टेट, दूसरे उसके बाद यूनियन टेरिटरी, और तीसरा जो क्षेत्र होगा वह होगा अर्जित क्षेत्र। अब देखिए वर्तमान में स्टेट यानी राज्य हमारे भारत में 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में भारत में। लेकिन अर्जित क्षेत्र के बारे में कहेंगे तो अभी वर्तमान में भारत के पास एक भी अर्जित क्षेत्र नहीं है। वर्तमान में भारत के पास एक भी अर्जित क्षेत्र नहीं, लेकिन यदि हम अर्जित क्षेत्र ला सकते हैं, यदि हमें मौका मिला तो हम अर्जित क्षेत्र ला सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अर्जित क्षेत्र एक भी नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना, यानी भारत जो है, भारत की जो संसद है, हम भारत के बाहर के किसी भी भूभाग पर किसी भी विदेशी राज्य पर में किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकते हैं। अब जैसे देखिए एग्जांपल में सिक्किम। सिक्किम जो है पहले भारत का भाग नहीं था, सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। सिक्किम जो है एक स्वतंत्र देश था, लेकिन जब इसने इच्छा जताई कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं तो 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को भारत में शामिल कर लिया गया। यदि कोई विदेशी राज्य यदि स्वेच्छा से भारत में शामिल होना चाहता है तो हम उसे भारत में शामिल कर सकते हैं। किसके तहत, तो अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत हम किसी भी नए राज्यों को भारत में प्रवेश दे सकते हैं, किसी भी नए राज्य का गठन कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि राज्यों के नाम, सीमा, इनके क्षेत्रफल, इन सभी चीज़ों में हम परिवर्तन कर सकता है। कौन परिवर्तन कर सकता है? तो भारत की जो संसद है वह इसमें परिवर्तन कर सकती है। कैसे परिवर्तन कर सकती है? तो भारत की जो संसद है वह भी किसी भी राज्य को तोड़ करके दो भागों में बांट सकती है। किसी राज्य को तोड़ करके नए राज्यों का गठन कर सकती है, या किसी राज्य का नाम बदल सकती है, या किसी राज्य की सीमा किसी दूसरे राज्य को दे सकती है। कई दो राज्यों को मिला करके एक कर सकती है। यानी भारत की जो संसद है, भारत के राज्यों के नाम, इनकी सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन, नए राज्यों का गठन, ये सब कर सकती है। तो यह करने के लिए सबसे पहले इसे राष्ट्रपति को अनुमति लेनी पड़ेगी। इसे करने से पहले सबसे पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ेगी। और देखिए अनुच्छेद 3 के तहत यदि हम किसी राज्य का नाम बदलते हैं या किसी नए राज्य का गठन करते हैं किसी राज्य को तोड़कर, तो उसके लिए हमें राष्ट्रपति को पूर्व ही सूचना देनी पड़ेगी। या हमें यह काम अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी संशोधन करने से पहले राष्ट्रपति को एक बार सूचना देनी होगी कि हम किसी राज्य का गठन करने जा रहे हैं, या किसी राज्य का नाम बदलने जा रहे हैं, या किसी राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो इसके लिए संसद जो है राष्ट्रपति को पहले ही सूचना देगी। अब देखिए राष्ट्रपति को जब सूचना मिलेगी तो राष्ट्रपति उस संबंधित राज्य से, यानी जिस राज्य का नाम बदला जा रहा हो या जिस राज्य को तोड़ा जा रहा हो, उस राज्य की विधायिका से, उस राज्य के विधानमंडल से उसकी परमिशन मांगेंगे, यानी उसका राय मांगेंगे कि क्या इस राज्य को तोड़ा जाना चाहिए या ये इस राज्य का नाम जो बदलना चाह रहे हैं नाम बदला जाना चाहिए। तो राष्ट्रपति संबंधित राज्य से उसकी अनुमति मांगेंगे, उसकी राय मांगेंगे, लेकिन उसके राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यदि वह मना भी करता है तो फिर भी यह कार्य किया जाएगा। यदि जिस राज्य को तोड़ा जा रहा है वह राज्य यदि मना करता है कि नहीं, हमें नहीं तोड़ा जाना चाहिए, इस राज्य को नहीं विभाजित किया जाना चाहिए, तो भी उस राज्य को तोड़ा जा सकता है, उस राज्य का नाम परिवर्तन किया जा सकता है, उस राज्य की सीमा परिवर्तित की जा सकती है, उस राज्य का क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 को 368 के बाहर रखा जाएगा। क्यों बाहर रखा जाएगा? तो देखिए 368 में संविधान संशोधन के बारे में दिया है। 368 में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है। अब 368 के तहत यदि हम कोई भी संविधान संशोधन करते हैं तो पहले हमें लोकसभा, राज्यसभा में पारित कराने के बाद विशेष बहुमत के साथ, यानी कि 2/3 बहुमत के साथ यदि हम पारित करवा 2/3 बहुमत से पारित करवा के तब राष्ट्रपति की अनुमति, उस पर राष्ट्रपति का सहमति लेना पड़ता है। 368 के तहत यदि हम कोई संशोधन करते हैं तो पहले लोकसभा, राज्यसभा में पारित करवाने के बाद राष्ट्रपति की उस पर अनुमति लेनी होती है, तब जाकर के यह संशोधन मान्य होता है। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जब हम संशोधन करते हैं किसी प्रकार का, यानी किसी नए राज्य, विदेशी राज्य को भारत में मिला रहे हैं, या किसी राज्य का नाम बदल रहे हैं, किसी राज्य को तोड़कर नए राज्यों का गठन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें 50% की बहुमत चाहिए होती है, यानी साधारण बहुमत से हम इसे पास कर सकते हैं। और जबकि हमने 2 और 3 के तहत कार्य कर संशोधन करने से पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति ले ली है, यानी राष्ट्रपति को सूचना हमने पहले ही दे दी है। राष्ट्रपति को इस बारे में जानकारी प्राप्त है कि नए राज्यों को प्रवेश दिया जा रहा है या किसी राज्य को बदला जा रहा है, किसी राज्य के नाम को बदला जा रहा है। तो बाद में जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है। जब इसके 2 और 3 के तहत हम कोई संशोधन करते हैं तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है। ये था हम लोगों का अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक हमने देखा। एक बार फिर से इसे हम लोग देख लेते हैं कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यानी हमारा भारत जो है वह राज्यों का एक यूनियन होगा, ना कि फेडरेशन। उसके बाद इसी में दूसरा बात कहा गया है कि राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है,
यानी राज्यों के नाम और उसकी सीमा, उसके क्षेत्रफल के बारे में जानना है तो हम पहली अनुसूची में जाकर के देखेंगे। उसके बाद 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे भारत में। कौन कौन से क्षेत्र होंगे? स्टेट, यूनियन टेरिटरी, अर्जित क्षेत्र, ये 3 प्रकार के क्षेत्र हमारे भारत में होंगे। उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों को प्रवेश दे सकते हैं, उसकी स्थापना कर सकते हैं। जैसे सिक्किम को हम लोगों ने विदेशी राज्य, किसी भी विदेशी राज्य को हम भारत में शामिल कर सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत, जैसे हमने सिक्किम को किया था 16 मई 1975 को। उसके बाद अनुच्छेद 3 हमने देखा राज्यों के नाम, सीमा, क्षेत्रफल इन सभी में परिवर्तन कर सकती है। कौन? तो भारत की संसद। जैसे बिहार से 2000 ईस्वी में, सन 2000 में बिहार से झारखंड को तोड़ करके अलग किया गया था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ करके अलग किया गया था। उसके बाद 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया है। इसके तहत अनुच्छेद 3 के तहत कोई भी परिवर्तन कर सकती है। उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी होती है, यानी राष्ट्रपति को पहले ही सूचना देनी होती है। उसके बाद अनुच्छेद 4 में हमने देखा कि 2 एवं 3 को 368 के बाहर रखा जाएगा। क्यों बाहर रखा जाएगा? तो 2 और 3 में हमें 50% के साधारण बहुमत से हम इसे पास कर सकते हैं, लेकिन 368 के तहत यदि कोई संशोधन होगा तो उसके लिए हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, और उस पर राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे अपनी सहमति देने के लिए। लेकिन 2 एवं 3 के तहत राष्ट्रपति बाध्य होंगे अपनी सहमति देने के लिए। ये था हम लोगों का भाग 1। ये भाग 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब आगे देखते हैं कि हमारा अखंड भारत जो था वह टूटा कैसे और किस तरह से वर्तमान में भारत में 28 राज्य बचे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले 1892 ईस्वी में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक डूरंड लाइन रेखा खींच दी गई, जिसने भारत और अफगानिस्तान को 2 भागों में बांट दिया, यानी भारत से अफगानिस्तान को अलग कर दिया। उसके बाद 1935 में भारत और बर्मा के बीच विभाजन कर दिया गया, म्यांमार, जो कि वर्तमान में म्यांमार है। भारत और म्यांमार अलग हो गया 1935 में। उसके बाद 1947 ईस्वी में भारत के आज़ादी के समय भारत से पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। यह पूर्वी पाकिस्तान भी वर्तमान में बांग्लादेश है, इसे अलग कर दिया गया। अब देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ सन 1947 ईस्वी में, तो उस समय ब्रिटिश प्रांत तो हमारे पास आए ही, साथ ही भारत में उस समय कई सारे देसी राजवाड़े थे जिनकी संख्या 552 थी। इन लोगों को ब्रिटिश ने यह अधिकार दिया था कि आप चाहे तो भारत में के साथ मिल सकते हैं, या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। इनके पास यह 3 ऑप्शन दिया गया था। और भारत की जो सीमा क्षेत्र थी, उस सीमा में उस समय 52 देसी राज्य बचे हुए थे, देसी राजवाड़े। और पाकिस्तान की जो सीमा थी, उसमें 13 देसी राज्यों ने पाकिस्तान में विलय कर लिया, और भारत की सीमा में 552 बचे। इन 552 देसी रियासतों को भारत के यूनियन में शामिल करने के लिए सरदार पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इन 552 देसी रियासतों को भारत में विलय करवाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई। इनमें सरदार पटेल का, इस काम में सरदार पटेल का साथ 2 लोगों ने दिया था। एक तो वीपी मेनन, जो कि उस समय के एक आईएएस रैंक के अधिकारी थे। उसके बाद दूसरा माउंटबेटन, जो कि उस समय भारत के गवर्नर थे। ठीक है, इन दोनों ने सरदार पटेल का साथ दिया था इन 552 देशी रियासतों को भारत में मिलाने में। इन 552 में से 549 भारत में मिल गए। 549 जो थे वह भारत में शामिल हो गए, लेकिन समस्या हुआ 3 के साथ। कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इन तीनों के साथ समस्या क्या हुआ? तो हैदराबाद जो था, इसका कहना था कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम स्वतंत्र देश की स्थापना करेंगे, हम स्वतंत्र राज्य की स्थापना करेंगे, ना ही हम भारत के साथ मिलेंगे और ना ही हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। उसी समय यहाँ पर आंतरिक उपद्रव होने लगा, यानी आंतरिक अशांति फैल गई। इस समय हैदराबाद में मारकाट अधिक होने लगा, तो इसलिए चारों ओर से सरदार पटेल ने भारत के चारों ओर से पुलिस को हैदराबाद में घुसा दिया। चारों ओर से भारतीय इंडियन पुलिस हैदराबाद में घुस गई।
और उस पुलिस कार्रवाई के दम पर हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। उसके बाद बचा जूनागढ़। जूनागढ़ जो कि गुजरात के पास का क्षेत्र था। जूनागढ़ का कहना था, जूनागढ़ में क्या हुआ, जूनागढ़ की जो जनसंख्या थी, अधिकतर जनसंख्या हिंदू थी, लेकिन यहाँ का जो शासक था वह शासक था मुस्लिम। उसका कहना था कि हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, हम पाकिस्तान की ओर जाएंगे। तो सरदार पटेल ने वहाँ पर में जाकर के वोटिंग करवाया, कहा कि ठीक है, यदि हम जनता से ही पूछ लेते हैं कि उसे भारत में रहना है या पाकिस्तान में जाना है, तो वोटिंग करवाई गई। तो वोटिंग में अधिकतर लोगों ने भारत के फेवर में वोट दिया, भारत के फेवर में वोट दिया, तो उसे जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ को भी मिला लिया गया। अब समस्या हो गई है कश्मीर के साथ। कश्मीर का भी कहना था कि हम स्वतंत्र रहेंगे। अब देखिए कश्मीर में क्या हुआ कि वहाँ की जो जनसंख्या थी, अधिकतर वहाँ की जनसंख्या मुस्लिम थी, लेकिन वहाँ के जो शासक थे राजा हरि सिंह, वह हिंदू थे। वहाँ के जो शासक थे हरि सिंह, वह हिंदू थे, और वहाँ की जो अधिकतर जनसंख्या थी वह थी मुस्लिम। इन्होंने कहा कि हम स्वतंत्र देश की स्थापना करेंगे, हम ना तो भारत के साथ मिलेंगे और ना ही पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। तो भारत की ओर से छोड़ दिया गया कि ठीक है, आप स्वतंत्र रहिए। भारत की ओर से छोड़ देने के बाद पाकिस्तान ने वहाँ पर अपनी आर्मी घुसा दी कश्मीर में। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी कश्मीर में घुसा दी और कश्मीर पर कब्जा करने लगे। जब यह बात राजा हरि सिंह को पता चली तो वह भाग के पहुँच आए नेहरू जी के पास। उस समय भाग करके वह आए नेहरू जी के पास, और नेहरू जी के पास आकर के कहे कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया है। तो नेहरू जी ने कहा कि हम ऐसे ही तुम्हारी रक्षा क्यों करें, हमारा इसमें क्या फ़ायदा। तब हरि सिंह ने कहा कि हम भारत में शामिल होने के लिए तैयार हैं, हम भारत में शामिल होंगे। तब उस समय एक विलय पत्र मंगवाया गया और उस विलय पत्र में लिखा गया कि जम्मू कश्मीर अब भारत के साथ भारत में शामिल होता है और कश्मीर की जो सीमा है अब वह भारत की सीमा होगी। इस विलय पत्र पर राजा हरि सिंह के हस्ताक्षर के बाद कश्मीर को भी भारत में मिला लिया गया और फिर भारत की सेना यहाँ से पहुँची कश्मीर, और पाकिस्तानी सेना जहाँ तक पहुँच चुकी थी वहीं उसे रोक दिया गया, वह आगे नहीं बढ़ सकी। अब देख लीजिए ये तीनों भी, इन तीनों को भी भारत में मिला लिया गया। अब ये 552 देशी रियासत भारत में विलय कर चुके थे। इनके मिलने के बाद भारत में 4 राज्य बनाए गए। संविधान जब हमारा लागू हुआ तो उस समय भारत में 4 राज्य बनाए गए थे। कौन कौन? A, B, C और D। A, B, C, D ये 4 राज्य बनाए गए थे भारत में। कि A में कौन कौन से क्षेत्र थे? तो ब्रिटिश प्रोविजंस, यानी जहां प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश का शासन था उसे A में रखा गया। B में प्रिंसलरी स्टेट, यानी जहां देशी राजवाड़े थे, यानी देशी रियासतों का जहां शासन था उसे B में रखा गया। C में रखा गया कमिश्नरी क्षेत्र को। कमिश्नरी क्षेत्र वैसा क्षेत्र था जहां किसी एक खास शहर पर में अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का कब्जा हुआ करता था, जो कि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। ऐसे कई सारे क्षेत्र थे, जैसे पूरे राजस्थान को छोड़कर एक राजस्थान का एक शहर है अजमेर, उस अजमेर पर उनका कब्जा हुआ करता था। पूरे मध्य प्रदेश को छोड़ करके मध्य प्रदेश का एक शहर है भोपाल। ऐसे ऐसे कई महत्वपूर्ण शहर इस कमिश्नरी क्षेत्र के अंदर आते थे। इन्हें रखा गया C में, और D में रखा गया यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। उस समय एक ही था, अंडमान निकोबार। ठीक है। अब जब यह 4 राज्य थे तो इसमें शासन चलाने में, यानी इसमें प्रशासन चलाने में बहुत सारी समस्याएं होती थी। इसमें प्रशासन चलाने में बहुत सारी समस्या होने लगी। जब इसमें समस्या होने लगी तो बात मांग उठने लगी कि भारत में राज्यों का जो विभाजन हो, राज्यों का नया पुनर्गठन किया जाना चाहिए और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। राज्यों का भारत में पुनर्गठन किया जाना चाहिए और वह भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे SK धर, इनकी अध्यक्षता में एक धर आयोग का गठन किया गया था। SK धर की अध्यक्षता में एक धर आयोग का गठन किया गया था 1948 में, और इन्हें यह कार्य सौंपा गया कि आप निर्णय दीजिए कि भारत में भाषाई राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं, राज्यों का जो पुनर्गठन है वह भाषाई आधार पर होना चाहिए या नहीं। तो इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों का विरोध कर दिया। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध कर दिया।
उसके बाद फिर एक कमेटी गठित की गई, जेवीपी समिति। इसके जो सदस्य थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितारमैया। इन तीनों को मिला करके एक जेवीपी समिति का गठन किया गया। इन्हें भी यही कार्य सौंपा गया था कि आप पता लगाइए कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए या नहीं। तो इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। तो इन दोनों आयोगों के विरोध करने के बाद भाषाई आधार पर राज्यों का जो है पुनर्गठन नहीं हुआ। इसी समय दक्षिण भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए बहुत ही आंदोलन तेज होने लगे, आंदोलन बहुत ज़्यादा तेज होने लगे। तो वहाँ एक मद्रास के जो एक थे पोट्टी श्रीरामुलु, इनके नेतृत्व में मद्रास में लोगों ने आंदोलन शुरू किया कि मद्रास के निचले हिस्से में तमिल बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है और मद्रास के ऊपरी हिस्से में तेलुगु बोलने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो हम तेलुगु बोलने वाले क्षेत्र हैं, तो हमें एक अलग राज्य बना देना चाहिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश, जिसका कि नाम आंध्र प्रदेश हो। तो जब दो कमिटियों ने भाषाई आधार पर राज्यों का विरोध कर दिया था, तो सरकार ने इसे मानने से इनकार कर दिया, इनकी बातों को। तो उसी समय पोट्टी श्रीरामुलु जो थे, इन्होंने 56 दिनों तक लगातार भूख हड़ताल की और इनकी मृत्यु हो गई 1952 में। 56 दिनों के लगातार भूख हड़ताल के बाद 1952 में, दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तब उधर और भी आंदोलन और ज़्यादा तेज होने लगा, जब आंदोलन और अधिक तेज होने लगा तब 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को सरकार को आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य गठन करना पड़ा, राज्य का गठन करना पड़ा, जो कि मद्रास से तोड़ करके। निचले हिस्से में तमिल बोला जाता था, तो उसके लिए तमिलनाडु, और ऊपरी हिस्से में तेलुगु बोला जाता था, तो इसके लिए आंध्र प्रदेश, यानी दोनों का अलग अलग गठन किया गया। यानी भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला जो राज्य था वह बना आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला जो राज्य हुआ वह हुआ आंध्र प्रदेश। अब जब आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठन कर दिया गया तो पूरे भारत में यह मांग उठने लगी कि हमें भी भाषाई आधार पर राज्य अलग राज्य चाहिए। हम गुजराती बोलने वाले हैं तो हमें अलग गुजरात चाहिए, हम मराठी बोलने वाले हैं तो हमें अलग महाराष्ट्र रहने कर दिया जाए, हम पंजाबी बोलने वाले हैं तो हमें अलग पंजाब दे दिया जाए। इस तरह से पूरे भारत में मांग उठने लगी। जब फिर पूरे भारत में मांग उठने लगी तो एक फजल अली की अध्यक्षता में फजल अली आयोग का गठन, फिर से सरकार ने फजल अली आयोग का गठन किया 1953 में फजल अली आयोग का गठन फिर से किया गया और इन्हें भी वही कार्य सौंपा गया कि आप रिपोर्ट बनाइए कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाना सही है या नहीं। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी, यानी 3 साल के बाद 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात कही, कहा कि ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जिससे कि गुजराती बोलने वाले महाराष्ट्र में नहीं रह सकते हों, मराठी बोलने वाले गुजरात में ना रह सकते हों, हिंदी बोलने वाले पंजाब में ना रह सकते हों, तमिल बोलने वाले आंध्र प्रदेश में नहीं रह सकते हों। ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए, यानी एक राज्य में केवल एक भाषा के ही लोग रहेंगे, ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए। कानून किसी भी भाषा के लोग हैं भारत में कहीं भी रह सकते हैं, भले भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो गया हो, लेकिन किसी भी भाषा को बोलने वाले हैं, जानने वाले हैं, तो वह पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं। तो फजल अली आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का रिपोर्ट दिया, प्रशंसा की। इसमें इन्होंने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का बात कही। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की मांग की। इन्होंने कहा कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाना चाहिए पूरे भारत में। इन 4 राज्यों को समाप्त करके 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाने चाहिए।
तो अब इनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार क्यों फैसला ले कि भाई हाँ 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हम बना देंगे। हमने तो सरकार में अपने मंत्रियों को चुना है, वह अपना बैठक कर संसद में बैठ करके वह कानून बनाए कि हाँ कितने राज्य होने चाहिए, कितने केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। तो इस आधार पर 7वां संशोधन 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। 14 राज्य, इनकी रिपोर्ट की अनुशंसा पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया 7वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं शुरू से लास्ट तक। सबसे पहले भाग 1, इसमें पढ़ा हमने संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के बारे में, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में दिया गया है। अनुच्छेद 1, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा यानी यूनियन होगा, ना कि फेडरेशन होगा। राज्यों के नाम आदि पहली अनुसूची में दिए गए हैं। 3 प्रकार के क्षेत्र होंगे भारत में, स्टेट, यूनियन टेरिटरी और अर्जित। वर्तमान में अर्जित एक भी क्षेत्र नहीं है। अनुच्छेद 2, नए राज्यों को प्रवेश या उनका गठन कर सकती है भारत की संसद, जिस तरह हमने सिक्किम को शामिल किया था। अनुच्छेद 3 में राज्यों के नाम, सीमा, उनके क्षेत्रफल, इन सभी में संसद परिवर्तन कर सकती है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके। अनुच्छेद 4 में 2 एवं 3 को 368 के बाहर रखा गया है। उसके बाद हम देखते हैं 1811 में भारत से अफगानिस्तान में अलग हुआ। 1935 में भारत से बर्मा को अलग किया गया। फिर 1947 में पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जो कि अभी बांग्लादेश है, उसे अलग कर दिया गया भारत से। उसके बाद 1947 में आज़ादी के समय भारत में 552 देशी रियासतें थे। इन्हें मिलाने का कार्य सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन ने किया था। इनमें से 549 राज्यों ने 549 देशी रियासतों ने स्वेच्छा से विलय कर ली। 3 राज्य जो है 3 क्षेत्र में समस्याएं, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के बल पर मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया, कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से मिलाया गया। उसके बाद संविधान निर्माण के समय, संविधान लागू होने के समय भारत में 4 प्रकार के राज्य थे, ABCD। ए में था ब्रिटिश प्रोविंस, बी में था प्रिंसलरी स्टेट, सी में कमिश्नरी स्टेट, डी में यूनियन टेरिटरी। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए आयोग, पहला जो आयोग गठन किया गया उसका आयोग का नाम था धर आयोग, जो कि SK धर की अध्यक्षता में किया गया था। भाषाई आधार पर गठित होने वाला दूसरा आयोग JBP समिति, जो कि 1948 में गठित किया गया था। इन दोनों ने भाषाई आधार पर राज्यों का विरोध किया। उसके बाद पोट्टी श्री रामुलु के 56 दिनों के भूख हड़ताल पर उनकी मृत्यु हो गई 1952 में। उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को भारत ने आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई राज्य आधार पर गठित किया गया। उसके बाद फजल अली आयोग ने 1953 में फजल अली आयोग को गठन किया गया। उसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में उसने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की मांग की थी, जिसमें सरकार ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया 7वां संशोधन करके। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देख लिया भाग 1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे भाग 2 के साथ, जो कि हमारा नागरिकता से संबंधित है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।